हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफिशिएंट डिमांड और उसके रीजंस देखे कि डिफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है और किसी इकोनॉमी के अंदर डिफिशिएंट डिमांड होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं, बेटा मैं आपसे कहूंगा आप लेक्चर नंबर 1 से देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो और ये लेक्चर हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज बेटा लाइक जरूर किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। हम यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसमें हम आपको सभी चीज बहुत इजी वे में डाउट क्लियर कर देंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा जल्दी रिप्लाई चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग हमें जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, वहां पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, डिफिशिएंट डिमांड हम लोगों ने सीखा और उसके रीजंस हमने देखे। अब अगर किसी इकोनॉमी के अंदर डिफिशिएंट डिमांड आ जाती है तो उसके इंपैक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं इकोनॉमी के अंदर, या क्या असर देखने को मिलता है एक इकोनॉमी में जब मार्केट में डिफिशिएंट डिमांड हो जाता है। देखो बेटा, इसको हम थोड़ा सा और दोबारा समझते हैं और फिर उसको हम आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, डिफिशिएंट डिमांड मतलब क्या होता है। डिफिशिएंट डिमांड मतलब सीधा सीधा और आम भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट में कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा है। मार्केट में कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा है, उसका इंटेंशन अब कंजप्शन पर ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं है। ठीक है, वो नहीं खरीदना चाहता है। प्रोड्यूसर बना रहा है बट वो नहीं बिक रहा है। क्यों नहीं बेच पा रहे हैं वो? क्योंकि मार्केट में कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा है। इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? डिफिशिएंट डिमांड कहेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे कि हमने लास्ट अभी लेक्चर में हमने देखा था बेटा, इसके कॉन्सेप्ट भी हमने समझे थे। ठीक है, और फिर हमने रीजंस भी देखे थे। जैसे हो सकता है रिड्यूस हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है बेटा कि गवर्नमेंट ने खर्चा करना कम कर दिया। और एक इकोनॉमी क्या कहती है कि एक टाइम पर एक का खर्चा होता है तो दूसरे की इनकम होती है। अब गवर्नमेंट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा नहीं कर रही है या कम कर रही है, जिससे क्या हो रहा है? लोगों को रोजगार कम मिल रहा है। अब लोगों को रोजगार कम मिलेगा तो लोगों को पैसे भी उसके बदले में कम ही मिलेंगे, कम ही लोगों को मिलेंगे। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा बेटा? फिर जब आपकी जेब में पैसा कम आएगा बेटा तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग डिमांड भी कम करेंगे। तो ये पहला रीजन हमने पढ़ा था। दूसरा, डिक्रीज इन कंजप्शन डिमांड एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। हो सकता है सेविंग की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा जा रहा हो, लोग फ्यूचर सेविंग ज्यादा करना चाह रहे हैं उस टाइम पर, तो उस वजह से भी डिमांड कम हो जाती है। क्योंकि जब हम लोग सेविंग की तरफ दिमाग लगाते हैं ना तो बेटा मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आ जाए कंज्यूमर खर्चा नहीं करेगा। या हो सकता है, देखो आगे ना, डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजप्शन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्स। भैया यहां पर क्या हो रहा है? हमारे कमाने की जो क्षमता है, हमारी जो इनकम है वो कम हो गई। अब हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हमारे खर्चों पर उसका इंपैक्ट हमें दिखेगा। और दूसरा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हो। अब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो जो हम कमा रहे हैं उसका कुछ ज्यादा हिस्सा तो टैक्स में चला गया, तो हमारे पास कम पैसा बचा। अब हमारे पास कम पैसा बचेगा बेटा तो हम खर्चा भी तो कम ही करेंगे। ठीक है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम हो गई हो। हम ही लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में कर सकते हो, प्लॉट्स में कर सकते हो, बड़े लैंड में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, बट अभी हमने इन्वेस्टमेंट करना भी कम कर दिया। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है सर? हो सकता है कि बैंक रेट बढ़ गया हो RBI का, जिस वजह से कॉमर्शियल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जब कॉमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो फिर हम भी क्या करेंगे? लोन कम लेंगे। और जब लोन कम लेंगे तो हमारी जेब में पैसा कम आएगा, और जब हमारी जेब में पैसा कम आएगा तो हम उसको खर्चा भी कम करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट डिमांड,
एक्सपोर्ट की डिमांड भी कम हो गई हो। अब एक्सपोर्ट हम कम करेंगे तो हमारे देश में पैसा कम आएगा, और जब हमारे देश में पैसा कम आएगा तो हम कंज्यूमर डिमांड आगे भी कम करेंगे। तो ये प्रीवियस लेक्चर का हमारा कॉन्सेप्ट था, जहां पर हमने डिफिशिएंट डिमांड के बारे में सीखा बेटा, और उसके रीजंस देखे। अब आज की इस क्लास के अंदर हम बहुत और भी इलैबोरेट करके समझेंगे इसको, कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर डिफिशिएंट डिमांड आता है तो उसके इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर कैसे पड़ते हैं, क्या जो है इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, वो भी देख लेते हैं बेटा। चलो ये तो आ गया आपका बेटा जो अपन बुक की लैंग्वेज से अभी पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि हमें हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे माइंड के हिसाब से समझना है कि अगर मार्केट में अगर डिमांड कम हो जाएगी तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो बेटा मैं जैसा सोच रहा हूं, अगर आप भी वैसा सोचेंगे तो उससे क्या होगा, जितना इजी आपके लिए हो जाएगा। देखो, अगर मार्केट में डिमांड कम है तो अब प्रोड्यूसर को, क्योंकि जितना यूनिट वो बेचना चाह रहा है उससे भी कम यूनिट बिक रही है। सपोज करो जैसे 100 यूनिट वो आराम से बेच लेता था पहले, ठीक है बेटा, अब 100 यूनिट भी नहीं बिक रही है, सेल नहीं हो रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लोग खरीद ही नहीं रहे, तो ये क्या करेगा प्रोड्यूसर, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करेगा। भैया जब 100 यूनिट सेल ही नहीं कर पा रहा है प्रोड्यूसर, तो वो 100 यूनिट बनाएगा क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं बेच पा रहा है तो भी वो 100 यूनिट प्रोडक्शन करेगा, तो उसका नुकसान है ना बेटा, क्योंकि वो चीज बिक ही नहीं पा रही है, बेच ही नहीं पा रहे हैं अपन। इज दैट क्लियर? तो ये भैया भाई साहब क्या करेंगे, हमारे जो प्रोड्यूसर भाई साहब हैं वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन कम कर देंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम आ रही है। अब मार्केट में डिमांड कम आ रही है तो ज्यादा बनाने से फायदा क्या है, नुकसान है, ठीक है ना, क्योंकि बिक ही नहीं पा रहा है। तो प्रोड्यूसर भाई साहब ने क्या करा, अपना प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर दिया। अब जब प्रोड्यूसर भाई साहब अपना प्रोडक्शन कम करेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें जो लोग उनके पास काम कर रहे हैं उसमें से भी काफी लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा। क्या कहते हुए कि भाई साहब जरूरत ही नहीं है आप लोगों की, क्योंकि इतना हम प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे जितना आप लोग हमारे पास में हो, हमारा तो कम में ही काम हो रहा है, तो हम आपको जॉब से निकाल देते हैं। तो दो चीजें हमने देखी। हमने क्या देखी बेटा, हमने ये देखा कि प्रोड्यूसर को डिफिशिएंट डिमांड होने की वजह से अपने प्रोडक्शन को कम करना पड़ा, और प्रोडक्शन कम करने के लिए उसने लोगों को जॉब से निकाल दिया। इज दैट क्लियर बेटा? अब जॉब से उसके पास जो है वो तो निकले, अब 100 यूनिट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल वो जिस व्यक्ति से परचेस करता था, अब उससे भी वो कम ही परचेस करेगा, ठीक है, अब कम ही परचेस करेगा, तो यहां पर भी इसके पास में भी पैसे कम आएंगे। तो इसका डिफिशिएंट डिमांड का सीधा सीधा इंपैक्ट रोजगार के ऊपर देखने को मिलता है। प्रोड्यूसर यही कहेगा, यार 100 यूनिट बेच ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं अपने पास जॉब रख के करूंगा क्या, मुझे जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें फायर कर रहा हूं। एक और बहुत इंपैक्ट मेरा दिमाग कह रहा है समझने के लिए, वो ये कि प्राइस के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब क्योंकि प्रोडक्शन हमने कम कर दिया, लोगों को हमारे पास से हमने निकाल दिया, फिर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो भी उस प्रोडक्ट की एक जनरल प्राइस होती है ना बेटा, उससे भी कम प्राइस में वो मार्केट में उसे सेल करना स्टार्ट करेगा। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? जैसे एक यूनिट का प्राइस पहले इस प्रोड्यूसर ने 100 रुपीज रख रखा था, अब ये एक यूनिट को 50 रुपीज में बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि मार्केट में जो है डिफिशिएंट चल रहा है और प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहा है। इज दैट क्लियर? इस वजह से इसने क्या करा कि भैया रखे हुए रहने से ज्यादा अच्छा है कि मैं कम प्राइस में इसको निकाल दूं, नहीं तो रखे हुए तो मेरे पास गोडाउन में क्या होगा, नुकसान ही देगा ये, ठीक है। तो जनरल प्राइस पर भी इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, कि प्राइस कम हो जाती है। बट अब एक और यहां पर मैं आपको बताता हूं बेटा, ये प्राइस कम हो जाती है ना, तो भी जो सेल है वो इतनी खास देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है। उससे तो ये 50 रुपीज भी क्या लग रहे हैं, अपनी इनकम के सामने ज्यादा ही लग रहे हैं। तो
डिमांड पे ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो तीन चीजें हमने पढ़ी। डिफिशिएंट डिमांड के चक्कर में प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कम कर देगा और प्रोडक्शन को कम करने के लिए वो लोगों को जॉब से निकाल देगा और साथ ही साथ में अपने प्रोडक्ट की जनरल प्राइस को भी कम कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ये डिफिशिएंट डिमांड के इंपैक्ट्स हैं बेटा जो हमें देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अब बुक की लैंग्वेज से पढ़ते हैं और यहां पर अब आपको जो है अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे लिखा है क्या है, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, डिफिशिएंट डिमांड कॉजेज द जनरल प्राइस लेवल टू फॉल बिकॉज इट्स अराइजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या लिखा है, मैं बिकॉज से दोबारा पढ़ रहा हूं। इट अराइजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब मार्केट में एक्सेस सप्लाई है और डिमांड है ही नहीं। वो एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस अपन यही तो पढ़ रहे हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, मतलब जितनी मार्केट में सप्लाई है उससे कम ही डिमांड हो रही है। इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल देयर इज डिफ्लेशन इन एन इकोनॉमी शोइंग डिफ्लेशनरी गैप। इज दैट क्लियर? आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो ये था जनरल प्राइस के ऊपर कि भैया डिमांड ही नहीं है तो जो प्रोड्यूसर है उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो क्या करे, तो उसको बेचारे को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना पड़ता है कि एटलीस्ट सेल तो हो जाए, मेरे पास पड़े पड़े नुकसान देगा। इज दैट क्लियर? आगे देखो, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, आगे ना बात, रोजगार पे भी असर पड़ेगा जब मार्केट में, क्योंकि मैंने पहले ही काफी समय पहले जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने अपने लेक्चर में बताया भी था आपको कि जो मेन यहाँ पर जो सेक्टर बोल दो चाहे आप उसको, मेन जो व्यक्ति है यहाँ पर या मेन जो इंसान है वो कंज्यूमर है। इज दैट क्लियर? उसी से सारे जो सेक्टर्स हैं वो चल रहे हैं। वो डिमांड करेगा तभी बाकी सेक्टर भी जो है रनिंग में आएंगे। अब देखो ना, कस्टमर डिमांड ही नहीं कर रहा है प्रोडक्ट की तो प्रोडक्शन कम करना पड़ा। अब प्रोडक्शन कम करने के लिए उसका सीधा सीधा असर कहां देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट पे। देखो लिख रखा है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिफिशिएंट डिमांड इन्वेस्टमेंट लेवल इज रिड्यूस which causes involuntary unemployment in the economy due to fall in the planned output। क्योंकि डिफिशिएंट डिमांड है मार्केट में इसलिए लोगों ने इन्वेस्टमेंट की डिमांड को कम कर दिया है और उसी वजह से लोग जो हैं कुछ समय के लिए बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि जितना प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर ने सोचा था उससे उसे कम प्रोडक्शन करना पड़ रहा है और उस कम प्रोडक्शन के लिए ही उसके कम लोगों की जरूरत है, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। तो बाकी लोगों को वो क्या कर रहा है बेटा, जॉब से निकाल रहा है या वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? आ रहा है ना समझ में आप लोगों को बेटा? चलो अच्छी बात है। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट अगर बीच में समझ में ना आए तो प्लीज आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर उस पर सर्कल बनाकर मुझे नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं बेटा, वहां आप मेरे से पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखो, इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हम पहले ही पढ़ चुके हैं सर, ये तो बुक की लैंग्वेज से हम देख रहे हैं। तो लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज लो लेवल ऑफ आउटपुट। जब आप अपने बिजनेस में कम पैसा डालोगे, कम लोगों को रोजगार दोगे, तो बदले में प्रोडक्शन भी क्या आएगा, कम ही आएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये इफेक्ट ऑन आउटपुट देखने को मिलता है। अच्छा, अब बेटा सिचुएशन तो अच्छी नहीं है। अब इस सिचुएशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी एक सही लेवल पर आके रन कर सके, क्योंकि डिफिशिएट डिमांड भी बुरा है ना, और इन्फ्लेशन भी बुरा होता है बेटा। अति हर चीज की बुरी होती है, तो उससे रिपेयर करना भी तो बहुत जरूरी है। तो अच्छा, एक इकोनॉमी के पास में ऐसे कौन कौन से अगर मैं बोलूं हथियार हैं, ठीक है ना, ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिससे एक इकोनॉमी को रिपेयर करती है कोई भी गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो मार्केट में डिफिशिएंट डिमांड चल रहा है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं और लोगों का डिमांड ना करने के पीछे एक ही रीजन है बेटा, और वो क्या है कि लोगों की जेबों में पैसा नहीं है। अब जब लोगों की जेबों में पैसा नहीं है तो क्या करेगी गवर्नमेंट, लोगों की जेबों में पैसा डालेगी। ठीक है, अब न्यू नहीं है कि आपके घर आके लो भाई साहब पैसे ले लो, लो भाई साहब पैसे, ऐसे नहीं, रीजंस बनाएगी।
क्या बनाएगी, पाथ बनाएगी, जिससे आपके पास में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप डिमांड करोगे। इज दैट क्लियर? तो अब इसको कंट्रोल कैसे करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि डिफिशिएंट डिमांड से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी कोई भी इकोनॉमी, तो उससे हमें उभरना है ना बेटा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऐसे पाथ ढूंढेगी जिससे आप लोगों के पास पैसे आ सके और आप डिमांड कर सको और इकोनॉमी को दोबारा से सही किया जा सके। इज दैट क्लियर? अब देखो मैंने लिख भी रखा है, मेजर्स टू कंट्रोल द डिफिशिएंट डिमांड, measure to increase the availability of credit and investment demand should be adopted in time of deficient demand। हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। वही क्रेडिट मतलब मनी, कि मार्केट में पैसे को लाना पड़ेगा, मार्केट में मनी फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा बेटा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी बेटा। जैसे मैंने कुछ इसमें रीजंस लिए, जैसे पहला मैंने एक जो है एलिमेंट लिया है वो लिया है जैसे रिडक्शन इन द रिजर्व रेशियो। अब रिजर्व रेशियो मैंने पीछे पढ़ाया था आप लोगों को प्रीवियस क्लास में कि भैया यहां पर CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये इन दोनों को रिजर्व रेशियो कहते हैं। कई बार क्या है क्वेश्चन में आ जाता है रिजर्व रेशियो को एक्सप्लेन करो, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर ने तो रिजर्व रेशियो पढ़ाया नहीं। तो बेटा रिजर्व रेशियो का मतलब यहां पर CRR और SLR है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका इस्तेमाल करके मार्केट में क्या करेगी, मनी सप्लाई को बढ़ाएगी। कैसे? RBI के थ्रू सभी कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि आप सभी के CRR और SLR को हमने कम कर दिया है, उसकी परसेंटेज कम कर दी है, आपको अपने पास में जो इमरजेंसी फंड है उसको कम रिजर्व रखना है। अब जब किसी कॉमर्शियल बैंक को अपने पास में रिजर्व कम मेंटेन करना है तो उसके पास में ज्यादा पैसा बचेगा लोगों को देने के लिए, तो फिर इसमें कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। तो लोगों को लोन लेने पर जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। ठीक है यार, आपको सुनाई में आएगा अरे यार अभी लोन ले लो, क्योंकि लोन क्या है, गवर्नमेंट ने कम ब्याज पर दे रही है, कम इंटरेस्ट पर दे रही है। तो लोग ये सुनकर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे बैंकों की तरफ और वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। तो बना दिया ना गवर्नमेंट ने पाथ, आगे ना आपके पास में पैसे, गवर्नमेंट को घर घर आके आपकी जेब में पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ी ना। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक काम किया, CRR और SLR RBI के थ्रू कम करवा दिए। अब RBI ने जब भी कॉमर्शियल बैंक को बोला कि भैया ये रिजर्व कम कर लो ताकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा बचे और उस पैसे को तुम लोगों को कम ब्याज पर लोन के रूप में देना चालू करो। कस्टमर ने मतलब कंज्यूमर ने लोन लेना स्टार्ट कर दिया। अब वो जो लोन लिया लोगों ने उसको उन्होंने अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। तो मार्केट में डिमांड क्या हो गई, धीरे 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 बढ़ने लग गई बस। और गवर्नमेंट क्या चाहती थी, डिमांड बढ़ाना। हो गया काम। देखो क्या लिख रखा है, एवरी कॉमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट्स डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक, दिस टर्म्ड एज CRR एंड SLR। इज दैट क्लियर? Central bank reduce the reserve ratio in the times of deficient demand or deflation. This raises the loanable quantum of funds available with the banks, because of which commercial bank are able to create more credit. तो अब कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, ऐसा करो इसको लोन के रूप में लोगों को बांटना स्टार्ट करो। अब लोग कब जब ही लेंगे आपसे लोन बेटा, जब बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्या कर दे, इंटरेस्ट रेट को कम कर दे। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लोगों ने लोन लेना चालू कर देगी और डिमांड मार्केट में दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पहला तरीका है जिससे हम जो है हमारी डूबती हुई इकोनॉमी को हम निकाल कर बाहर ला सकते हैं। देखो लिख रखा है, दस द रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, इट हेल्प्स इन द इंक्रीज लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, है ना। अब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की जेबों में पैसा आएगा। अब जब लोगों की जेबों में पैसा आएगा तो लोग उसको मार्केट में खर्च करने के लिए जाने लग जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? क्योंकि अब उनकी इनकम बढ़ गई ना, अब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप क्या करोगे, अपने खर्चों को भी बढ़ा दोगे। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। अब इसके चलते गवर्नमेंट क्या करेगी, वो वाली बात आ गई मैंने पिछले अभी इसमें क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट भी वही है, क्योंकि CRR और SLR कम हो गया है तो कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा बच गया है लोगों को लोन के रूप में देने के लिए। बट लोग आपसे जब ही लोन लेंगे जब आप भी
लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो लोगों को भी खर्चा कम करना पड़ेगा ना, लोगों का लोन के ऊपर, सॉरी, लोगों का लोन के ऊपर खर्चा कम आएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने इंटरेस्ट रेट कम किया, लोगों ने लोन लेना स्टार्ट कर दिया, और जब लोग लोन लेना स्टार्ट कर देंगे बेटा, तो उससे क्या होगा, उससे वो लोग फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सामने वाले को रोजगार मिलेगा जहां पर उसने इन्वेस्टमेंट किया। जब सामने वाले को रोजगार मिलेगा तो उसकी जेबों में पैसे आएंगे, और जब उसकी जेब में पैसा आएगा बेटा, तो वो भी क्या करेगा, फर्दर डिमांड को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसकी भी डिमांड, उसकी भी इनकम जो है बढ़ गई, पहले बड़ी भी नहीं थी, इस वजह से जो है वो वहां पर डिमांड नहीं कर रहा था और अपनी सेविंग पर ज्यादा फोकस कर रहा था। अब क्योंकि इनकम बढ़ चुकी है बेटा, तो वो भी क्या करेगा, डिमांड को और बढ़ा देगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से डिफिशिएट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें साथ ही साथ में गवर्नमेंट भी क्या करेगी, जो टैक्स है उसकी परसेंटेज को कम कर देगी, ताकि डिस्पोजेबल इनकम और लोगों के पास बचे, ज्यादा बचे, तो फिर लोग ज्यादा डिमांड करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिफिशिएट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी को दोबारा से अच्छे लेवल पर रनिंग के लिए ला सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको आज के इस लेक्चर में डिफिशिएट डिमांड, मेजर टू कंट्रोल, ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है बेटा, तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, प्लीज आप वहां कांटेक्ट कीजिए। कई बार समय लग जाता है हमें रिप्लाई करने में, बट बेटा ध्यान रखना, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और लेट होने का रीजन यही होता है बेटा कि हमसे और भी बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आपका नंबर आते आते कई बार समय लग जाता है बेटा। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि हम आपको समय से सभी डाउट्स क्लियर कर दें। तो ठीक है, आज की इस क्लास को हम यही करते हैं ब्रेक बेटा। कोई भी डाउट है प्लीज हमसे पूछना, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं बेटा। और आज का ये हमारा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करा करो, उससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है, ताकि हम और कोशिश करते हैं कि आपके लिए और इजी कॉन्सेप्ट से सभी चैप्टर्स को, सभी सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकें। और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर करना बेटा, और सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।